एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। बिहार चुनाव के पहले चरण से जुड़ी लगातार पल पल की अपडेट एफएम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राघोपुर में बूथ नंबर 368 पर ईवीएम खराब होने की खबर है। मोकामा में बूथ नंबर 303 पर ईवीएम खराब है। अलग अलग जगहों पर ईवीएम खराब होने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। दरभंगा का भी बूथ नंबर 153 है, वहां पर ईवीएम खराब है। तो आरा का जगदीशपुर जो है वहां पर भी ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। दरभंगा के कटारिया में भी ईवीएम खराब है। बाढ़ के बूथ नंबर 255 पर भी ईवीएम खराब होने की खबरें हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग बूथ पर ये ईवीएम खराब होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और खबर ये भी आ रही है कि बैकअप भी मौके पर मौजूद नहीं है, जो कि प्रशासन पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो पहले चरण के चुनावों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका रुद्र जी। जी नमस्कार जी, खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पहले चरण के शुरुआती दौर में अलग अलग जगह ईवीएम भी खराब हो रही हैं और अभी दरभंगा के पास 1 लाख कैश भी बरामद हुआ है। क्या कोई प्रशासनिक अनियमितता हो रही है रुद्र जी? नहीं प्रियंक जी, इसको प्रशासनिक अनियमितता नहीं कह सकते। कारण क्या है ना कि इतनी बड़ी जगह होती है, इतना बड़ा चुनाव होता है, तो कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां और कुछ इस तरह की घटनाएं तो देखिए एक सामान्य तरीके से चीजें। बैकअप प्लान नहीं तैयार है रुद्र जी, ऐसा विपक्षी नेताओं का आरोप है कि ईवीएम खराब होती तो बैकअप प्लान होता है। देखिए ये तो देखिए प्रियंक जी, ये देश में पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव हमेशा हो रहा है और हमेशा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में इतनी चीजें हो रही हैं, तो कुछ तो छोटी बड़ी गड़बड़ियां हो ही जाती। कारण क्या है कि जो चुनाव आयोग की बात करी जाती है, चुनाव आयोग भी तो लोकल प्रशासन के आधार पर ही काम करता है। चुनाव आयोग के पास अपना कोई स्टाफ तो होता नहीं है। तो इस हिसाब से बहुत छोटी बड़ी चीजें, थोड़ा सा मैनिपुलेशन हमेशा होता है और इस चीज को मान के चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आप अपने देश की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ राम राज में बदल गया है, कि कोई गलती नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो अधिकारी कर्मचारी व्यक्तिगत आधार पर कर लेते हैं, तो उसमें चुनाव आयोग कार्रवाई ही कर सकता है और उसको समय रहते ठीक कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन आप देखेंगे चुनाव दर चुनाव, चुनाव आयोग की चुनाव कराने की जो तरीके, तौर तरीके आप बात करें, या निष्पक्षता की जो बात चल रही है उस पर बात करें, या प्रशासनिक जो चीजें हैं वो सब चीजें दुरुस्त होती जा रही हैं। आज के समय में आपने देखा होगा कि बहुत सारे समय दरभंगा ऐसे हो से गए 1 लाख कैश की बरामदगी है, उस पर भी नहीं, सवाल 1 उठ लाख रहे हैं। कैश आज के रेट में देखिए प्रियंक जी, 1 लाख कैश की बरामदी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो एक नेशनल इश्यू हो जाए। हम आप या किसी आम आदमी, अभी तो उस पर सच्चाई भी नहीं पता हो सकती है कि क्या बात है। हो सकता है कि कोई आदमी अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए 1 लाख रुपए कैश कहीं लेकर के जा रहा हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ 4 करोड़ या 50 लाख कैश बरामद हो गया तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकता है। 1 लाख कैश तो कोई भी आम आदमी अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और आजकल खास करके आपने देखा होगा शादियों का सीजन शुरू हो गया है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें उस पर अभी जब तक पूरी बात नहीं कंफर्म हो जाती कि ये कैश किस उपयोग के लिए था, कहाँ ले जाया जा सकता, क्योंकि कैश ले जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। कुछ कैश ले जाने के लिए हर आदमी ऑथोराइज है। हम आप अपने व्यक्तिगत कामों के लिए उसका उपयोग करते हैं। हाँ, ये होता है कि जब उसके कोई रिकॉर्ड नहीं बताए जा सकते, और मुझे नहीं लग रहा कि 1 लाख कैश रखना कोई अपराध है इस भारत देश में। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, जो कई कई जगहों और से जो सूचनाएं आ रही है उस कि पर जो ईवीएम खराब। प्रशासनिक अधिकारियों की बाइट सामने आई, उन्होंने कहा कि ये कैश पूरी तरह से अवैध था, इसका कोई हिसाब नहीं था जिसके पास कैश था, और वो बूथ के पास से ही बरामद हुआ। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि जो ये बातें हो रही तो ये बहुत छोटी सी बात है। 1 लाख रुपए कैसा हम और आप नहीं बता पाएंगे वैध और अवैध कैसे है, इसको साबित करने का तरीका क्या है। तो ये हो सकता है कि सेंसेशन के लिए अच्छा लग सकता है कि 1 लाख रुपए की बरामदी हुई, लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करें, अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें, तो 1 लाख 2 लाख कैश कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। किसी भी आम आदमी के लिए किसी भी पर्पज से हो सकती है। और खास करके जब हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, तो जहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शन कम होते हैं, लोग अपने व्यापार के लिए भी इतने कैश हमेशा अपने पास रखते हैं जो व्यापारी होते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि जिससे चुनाव आयोग पर कोई प्रश्न चिन्ह लग जाए। और जैसे आपने बताया कि कुछ जगहों पे ईवीएम मशीनें खराब हैं,
तो होता है, कारण क्या है कि लंबे समय से चीजें रहती हैं और इतनी संख्या में है, तो उसमें 1-2% का एरर की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग की इसके लिए व्यवस्था होती है कि उसको तुरंत रिप्लेस किया जाता है, तुरंत ठीक किया जाता है, या बैकअप के लिए भी चीजें वहां रहती हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो चुनाव आयोग की कार्य क्षमता है, जिस तरीके से वो चुनाव पिछले कुछ समय से करा रहा है, वो बहुत बेहतर तरीके से, और खास करके बिहार में भी आप ऐसे ही देखेंगे कि चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं कुछ कमी नहीं दिखाई देगी। छोटी मोटी घटनाएं जरूर होंगी, क्योंकि आपने देखा होगा बिहार जैसे राज्य में जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी धांधलियों की खबर आती है, बहुत सारे टकराव की खबर आती है, लेकिन अब पिछले कुछ समय से ये सब चीजें बहुत कम हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गई है, न कभी समाप्त हो सकती हैं, लेकिन हाँ, उसमें कमी बहुत आई है। प्रशासन बहुत सख्त है, और खासकर चुनाव आयोग चुनाव को लेकर के बहुत सख्त है, और वो भी ऐसे राज्यों में जहां पर जिनकी पृष्ठभूमि अपराध की रही है, बूथ लूटने की और रही है, चूंकि ऐसी घटनाओं की रही है। ठीक तो है। वो और बहुत रुद्र जी, चूंकि आप बिहार की राजनीति में बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और बहुत बारीक विश्लेषण के लिए भी जाने जाते हैं, अभी बीते रोज राहुल गांधी ने जो वोट चोरी को लेकर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज चिराग पासवान ने भी और तमाम बीजेपी नेताओं ने अलग अलग पलटवार किया उन पर कि भाई इतना ही बड़ा आरोप है तो भाई आप कोर्ट जाइए, ये सियासी माहौल बनाने की कोशिश है आपकी। तो राहुल गांधी क्या इस तरह के आरोपों के बाद बिहार में सियासी कुछ माइलेज ले पाएंगे, या ये बयान सिर्फ शिगुफा ही उनका साबित हो पाएगा? नहीं, प्रियंक जी, वो तो देखिए साफ हो गया है कि राहुल गांधी राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जिस तरह से उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे कल किसी पत्रकार ने पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं चले, क्यों नहीं चले जाते, तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा है। अब उनको इतनी समझ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो राजनीतिक दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन देखे। तो ये सब चीजें, अब आपको लगता है पिछले आप 6 महीने से 8 महीने से आप इसी चीज पे काम कर रहे हैं, तो आप कोर्ट जाने से क्यों डर रहे हैं? और आप जो बात कह रहे हैं उसमें तथ्य कोई दिखता ही नहीं है। कारण क्या है कि हम लोग इस पे बार बार चर्चा इस पे किए हैं कि अगर मेरा वोट कटता है तो सबसे पहले परेशानी मुझे हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आगे जाऊंगा। तो राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं है। और खास करके अगर मैं बात करूं, आज चुनाव का दिन है, तो ये जो मुद्दा इन्होंने बिहार को किया, तो हमको लगता है कि गठबंधन इसमें कहीं ना कहीं पीछे हो गया। कारण क्या है कि ये राहुल गांधी का मुद्दा है, ये उनका देश भर का मुद्दा है कि जहां वो चुनाव हार चुके हैं उसका मुद्दा है। उस मुद्दे की आड़ में तेजस्वी यादव के मुद्दे दब गए, क्योंकि तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि इन मुद्दों को बहुत मजबूती से उठाया था उन्होंने, कि शिक्षा और रोजगार की बात, और अभी भी अपनी बातों में इस बात पर जोर देते हैं कि बिहार में रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। वो मुद्दे दब करके इन्होंने पूरे 3 महीने से लगभग एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के, तौर पर कहीं एक्टिव भी नहीं दिखे, बहुत मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है तो बिहार में थोड़ी, अगर वोट चोरी हुई है तो बिहार में चुनाव है, आप वहां एसआईआर पे और वोट चोरी पे क्यों बात कर रहे हैं? आप महाराष्ट्र में रैली क्यों नहीं निकाल लेते, पदयात्रा क्यों नहीं करते? हरियाणा आपसे सटे हुए है, आप वहां की बात, वहां चले जाइए। ठीक है, बने रहिए रुद्र जी आप हमारे साथ। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस बार बिहार में बेरोजगारी दूर होने वाली है। तेजस्वी यादव के समर्थन में वो बोली हैं कि हमारे गरीब भाई जो दर दर भटक रहे हैं, पलायन करने को मजबूर हैं, तेजस्वी उनको निजात दिलाएंगे, ऐसा बोली हैं रोहिणी आचार्य। उन्हें अब यहीं रोजगार मिलेगा, आरजेडी दिलाएगी। इस बार रोजगार देने वाली सरकार बनने जा रही है, ऐसा रोहिणी आचार्य का कहना है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार वजूद में आने वाली है। रुद्र जी, सुन पा रहे हैं आप रुद्र जी? अगर इस स्टैंड पे रहते तो मुझे लगता है वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होता। कारण क्या है कि ये मुद्दा है बिहार में या किसी भी जो ऐसे प्रदेश हैं जहां बेरोजगारी समस्या है, जो पिछड़े राज्य हैं, वहां पर पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, ये समस्या है। अगर कोई नेता उसको लेकर के बात कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है और जनता उससे कनेक्ट भी होती है। लेकिन जो इन्होंने एसआईआर की बात करी, वोट चोरी को लेकर के बात करी, वो उन मुद्दों में, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा कि राहुल गांधी पूरे देश की राजनीति करते हैं,
तेजस्वी यादव सिर्फ बिहार की राजनीति करते हैं, तो कम से कम अगर आप गठबंधन में हैं तो उस नेता के मुद्दे के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। आपको अपने मुद्दे वहां नहीं झोंकने चाहिए जिससे उस पार्टी का नुकसान हो। अब इस मुद्दे को आपने देखा होगा कि इस मुद्दे को लेकर के बात करते करते वो मुद्दे दब गए, तो इसका कहीं ना कहीं इस चुनाव में उनको नुकसान होगा। कारण क्या है, राहुल गांधी जी तो बिहार चुनाव के बाद बिहार जाने से उनका कुछ लेना देना नहीं है, वो चुनाव के दौरान ही बिहार जाएंगे। लेकिन जो वहां की क्षेत्रीय दल है, जो अभी तक देखा गया है कि कांग्रेस के साथ जो भी क्षेत्रीय दल का गठबंधन हो रहा है, वो यहाँ यही दिक्कत आ रही है कि राहुल गांधी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रदेश का चुनाव हो रहा है, वो देश का चुनाव नहीं हो रहा है। जब मुद्दे होंगे तो वहां के लोकल मुद्दों पर बात होगी, वहां का जो लोकल दल होगा, जो क्षेत्रीय पार्टियां होंगी, उसको आपको ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी, उसी के आधार पर आप चीजों को कर पाएंगे। लेकिन वो राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं। अब राष्ट्रीय मुद्दे बिहार में काम नहीं करेंगे और उसका नुकसान तेजस्वी यादव को हो जाएगा। तो ये चीज जो बनाने के जो समीकरण है, अब जैसे आपको कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आज वोटिंग थी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बिहार के चुनाव पे पड़े या ना पड़े, नुकसान जरूर पड़ जाएगा। बिल्कुल एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आरजेडी नेता मीसा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि एनडीए के केंद्रीय मंत्री क्या कर रहे हैं, गरीबों को घरों में बंद कर दो और वोट मत करने दो, ऐसा आरोप है मीसा भारती का। उनका कहना है कि यह जंगल राज है और जब गरीबों का राज था पहले तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती थी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जनता ने मन बना लिया है, ऐसा कहना है मीसा भारती का। कॉन्फिडेंट होकर वो ये बोली है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने वाले हैं, मीसा भारती का कहना है। लगातार एक सुर में आरजेडी के नेता कॉन्फिडेंट होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, सकारात्मक लहर बनाने की कोशिश है और अलग अलग रैलियों से तेजस्वी यादव की एक अपार जो जन समर्थन मिला है उससे एक कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में वोटिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का एक पोस्ट सामने आया है। उनका कहना है कि बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में लोगों का उत्साह है, एनडीए को बिहार चुनाव में बहुमत मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है, एक पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बात कही है। सुबह 11:30 बजे अररिया में जनसभा है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसकी जानकारी उन्होंने एक पोस्ट के जरिए दी है। दोपहर 1:30 बजे भागलपुर में जनसभा के लिए मैं उत्सुक हूं, ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। आज बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उनका बड़ा बयान सामने आया है। संजय झा ने लोगों से विकास के लिए वोट करने की अपील की है, तो शासन और पलायन रोकने के लिए मतदान करें, संजय झा का कहना है। एनडीए के पक्ष में बड़े जनादेश की उम्मीद जताई जा रही है। तो बिहार चुनाव के पहले चरण से जुड़ी लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक अमित तिवारी जी जुड़े हैं। बिहार चुनाव की बहुत बारीकी से समझ रखते हैं और एक गहन विश्लेषण के लिए भी जाने जाते हैं। अमित तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। जी, शुरुआत अभी आपको लगातार आप अपडेट देख रहे हैं, शुरुआती जो प्रथम चरण का जो शुरुआती दौर है उसमें कहीं पर ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही हैं, 1 लाख कैश भी बरामद हुआ और इस बीच चिराग पासवान समेत एनडीए के नेताओं का राहुल गांधी को वोट चोरी के आरोपों पर घेरने की कोशिश है। उनका कहना है कि भाई वोट चोरी अगर हुई है तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। कैसे देखते हैं इन बयानों को? निश्चित तौर पे देखिए प्रियंक जी, मैं एक बात समझाना चाहूँगा। पूरे बिहार चुनाव के दौरान एक बड़ी मुद्दे के साथ जो है, जिस तरह महागठबंधन उतरा कि वोट चोरी का एक मुद्दा ऐसा था जहाँ पे गड़बड़ियाँ थीं
अनियमितताएं पाई गई हैं और उसको चुनाव आयोग ने संयोग भी लिया है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस मुद्दे से जब पलायन का मुद्दा आया, जब एसआईआर के बाद आपने देखा होगा जिस तरह से वहां पे 20 साल बनाम 15 साल की जब राजनीति शुरुआत हुई, तो कहीं ना कहीं जो आरजेडी के खेमे में कहीं ना कहीं एक शोर मचा कि अगर हम चुनाव आज लड़ रहे हैं, 20 साल के चुनाव के विकास की हम बात करें, तो तेजस्वी यादव लगातार अपनी रैलियों में बोलते रहे कि मैं सिर्फ विकास की बात कर रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां आ रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं अमित शाह जी की, अगर यहां पे आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, तो वो विकास की बात ना करके वो कट्टे की बात करते हैं, वो बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, वो यहाँ पे सिर्फ एक चीज की बात करते हैं कि ट्रेन दे रहे हैं। आखिर ट्रेनों से प्रशांत किशोर ने भी ये बात बहुत जोर शोर से उठाई थी कि अगर यहाँ पे ट्रेन ला रहे हैं, वंदे भारत चला रहे हैं, तो ये क्यों नहीं बताने का प्रयास करें यहाँ पे कितनी फैक्ट्रियां लगेंगी, कितने कामगार को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, वो सारे लोग जाके गुजरात में कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। ट्रेनें क्यों चलाई जा रही हैं? ताकि यहाँ से जो है लोग पलायन करें और गुजरात, मुंबई और अन्य जो प्रदेश हैं वहाँ पे जाके बिहार का जो युवा है वो रोजगार करे। रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के लोग जो है, भले ही जब तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया, पलायन का मुद्दा उठाया, फैक्ट्रियों के मुद्दे उठाए, तब जाके भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र है उसमें 2 करोड़ 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। लेकिन क्या जो पुराने वादे हैं जो लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किए गए, क्या उन मुद्दों में कहीं ना कहीं जो दावेदारी की गई कि हम हर साल 1 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या वो पूरे हुए अभी तक? बीते 11 साल से एनडीए की सरकार है केंद्र में, क्या 1 करोड़ जो नौकरियों का वादा किया गया था वो मिला? बार बार जो है, कल हमने एक बयान सुना माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जब वो बिहार में रैली कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अप्पू पप्पू टप्पू, इन तीनों की राजनीति नहीं चलेगी। तो पीछे से बयान आता है अखिलेश यादव जी का कि अब अप्पू और टप्पू, बिल्कुल जो राजनीति है, 2 ही लोग इस देश को चलाना चाह रहे हैं, जो कि नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं जो पीडीए का एक जो अखिलेश का पलटवार, वो कहते हैं कि गप्पू की राजनीति कर रहे हैं। जी 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 तो जो पीडीए का जो एक गठबंधन है, जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भाजपा को रोकने का जो प्रयास था, उसमें वो कहीं ना कहीं सफल हुए थे। आपने देखा जिस तरह से 38 सीटें जीत के आई समाजवादी पार्टी, उसका उत्साह जो है इस समय पूरा जो है भरा हुआ है। और उस उत्साह के मारे अगर आप देखेंगे, अखिलेश यादव ने जहां जहां पे भी रैली की है, एक बहुत बड़ा जनसैलाब था वहां पे। उन रैलियों में अगर जनसैलाब को अगर हम वोटर में अगर तब्दील होता है, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को जो है फायदा होगा, निश्चित तौर पे देखने को आपको मिलेगा। और अमित जी, कुछ फैक्टर्स पर भी बात की, कौन से फैक्टर्स इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा हावी हैं? क्योंकि पलायन का, बेरोजगारी का, सरकारी नौकरी का बहुत ज्यादा बड़ा इस बार फैक्टर हावी रहा, और उसी के आधार पर विपक्षियों ने इस बार चुनावी मैदान में जोर आजमाइश की। प्रशांत किशोर ने, जनसुराज पार्टी ने पूरी तरह से शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी बहाल करने को लेकर मुद्दा उठाया, जिसको लेकर हालांकि महिला वोटर्स के बीच एक नाराजगी भी देखने को मिली। इस बार कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो प्रथम चरण की तस्वीर बदल सकते हैं? देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है, स्वराज पार्टी, उन्होंने जिस तरह से गांधी जयंती के दिन ही ये मुद्दा उठाया था कि हम शराबबंदी को कहीं ना कहीं हटाएंगे, तो एक निगेटिव मैसेज तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता और बिहार के जो एक एक्टिव जो युवा हैं, जिन्हें हम जनजी भी कहते हैं, कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि चाहे उनका जो पूर्व का जो पुरखे रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह से नशा जो है एक लोगों की जड़ों तक पहुंच गया, उस जड़ को कहीं ना कहीं नीतीश जी ने खत्म किया है। और उससे जो है जो समाज में एक अच्छी एक पहल हुई है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ण शराबबंदी हो गई, वहां पे लोग नहीं मर रहे हैं। अभी कई सारी आपने घटनाएं देखी होंगी कि लोगों ने शराब पी, कच्ची शराब बन रही थी और उसकी वजह से जो है काफी सारे लोग मारे गए। तो पूर्णतया जो प्रशासन था, शासन था, कहीं ना कहीं उन चीजों को ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे लागू करने में असफल भी रहा है। तो हो सकता है प्रशांत किशोर जी ने जो बात कही हो, इन सब घटनाओं को देखते हुए अपनी बात रखी, लेकिन महिलाओं में जो चाहती थी कि हमारा घर परिवार सुरक्षित रहे, हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारे घर के जो मुखिया हैं, वो किसी न किसी तरीके से शराबबंदी होने की वजह से आज बच पा रहे हैं।
भले ही लोग कंज्यूम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग कंज्यूम नहीं कर रहे ठीक हैं, बात है। चाहे वो और वहां से आके जो आंकड़े हैं तिवारी जी, वो कहते 2024 में 100 से ज्यादा मौतें, 2023 के आंकड़े सामने आए जिसमें 180 के करीब मौतें शराब से हुई, शराब पीने से। अलग अलग सालों के अलग अलग आंकड़े सामने आए और इस बीच प्रशांत किशोर सामने आते हैं, उनके समर्थक या प्रतिनिधि सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हम तो आएंगे भाई और शराब बंदी पूरी तरह से बहाल कर देंगे। साथ में वो ये भी कोट करते हैं, कहते हैं कि शराब तो आसानी से मिल रही है और शराब बंदी नहीं है बिहार में, बस हम उसको आधिकारिक तौर पर सामने बेचेंगे। निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल सही है। ये जो आपने आंकड़े 180 और अलग अलग साल के आंकड़े दिखाए हैं, ये सिर्फ आंकड़े हैं। अगर हम धरातल की बात करें तो इनसे कहीं बड़े आंकड़े हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं, बिल्कुल, जो जिनको किसी और तरीके से मौत का आईना दिखा दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि किसी और वजह से मौत हुई है। ये सिर्फ आंकड़े वो हैं जो आप और हम मीडिया बंधुओं के द्वारा जो है हाईलाइट किए गए, उन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। बिहार में लगभग हर साल जो है हजारों मौतें होती हैं नकली शराब की वजह से, देसी शराब पीने की वजह से। कहीं ना कहीं जो केमिकल जो लोगों के नसों में जा रहा है और जहर बन रहा है, उसके लिए जो है नीतीश सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार रही है और वो फेल हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर जी जो कहना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं, अगर आप पूर्णतः लागू कर रहे हैं तो उसको धरातल पे भी लागू करिए। आपका जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं शामिल है उसमें। कितनी बार आपने देखा होगा पुलिस वाले गए और वहां पे उनके नाक के नीचे जो है भट्टियां लगी रही हैं, जमीन के नीचे बोतल गाड़ के ले जा रहे हैं लोग। कभी कभी आपने देखा होगा एक अजीब तरीके से जुगाड़ दिखा बिहार में। बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक का वक्त है। बिहार चुनाव के पहले चरण से जुड़ी अपडेट लगातार जारी है।